नमस्कार। मैं आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम एक प्रश्न लेकर आए जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो इसको समझते हैं। तो प्रश्न दिया आपका इस प्रकार से, वीर गाथा काल की 4 विशेषताएं लिखते हुए इस युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। ये हो गया। प्रश्न एक बार फिर पढ़ देते हैं। वीर गाथा काल की 4 विशेषताएं लिखते हुए इस युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। मैंने यहाँ पर वीर गाथा काल की 4 विशेषता नहीं, 4 से ज़्यादा लिखी हैं। आपको जो 4 इनमें से 4 अच्छी लगे उनको ठीक से तैयार कर लो और परीक्षा में अगर ये प्रश्न आए तो आसानी से लिख दो। तो बहुत ही सरल भाषा में है। चलो तो फिर हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर में लिख देना काले पेन से वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है, पहले विशेषताएं लिख देंगे, बाद में कवि और रचना अंत में लिखेंगे। तो सबसे पहला आपका बिंदु रहने वाला है ये बिंदु नंबर पहला। तो पहला बिंदु क्या है? दाता राजाओं की प्रशंसा। तो देखो, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। इस युग के कवि राजाओं के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा करते थे। कहने का अर्थ यह है, आदिकाल में जितने भी कवि हुए वो किसी न किसी राजा के राज दरबार में रहते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। तो आता है फिर उसके बाद दूसरा बिंदु। तो दूसरा बिंदु आपका इस प्रकार रहा, दिया हुआ है कि युद्धों का सजीव वर्णन। इस काल के अधिकांश कवियों ने अपनी रचनाओं में युद्ध के सजीव चित्रण किए हैं। इसका देखो कहने का मतलब ये है कि इसमें इस काल की जितनी भी रचनाएं हैं, कवि ने अपनी रचनाओं में युद्ध का ऐसा वर्णन किया कि आप उसको पढ़ोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो लिखा पढ़ नहीं रहे, बल्कि हमारे सामने उन युद्धों का क्या हो रहा, चित्रण हो रहा, यानी एकदम लाइव टेलीकास्ट जैसा दिखाई देगा। इस तरह से इन्होंने चित्रण किया है। तो सजीव चित्रण तभी आता है जब युद्धों की बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ों का वर्णन करना। अब आता है उसके बाद अगला तीसरा बिंदु। तो तीसरा बिंदु आपका दिया हुआ है, तीसरा बिंदु है इस प्रकार से, वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल के कवियों ने वीर तथा श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग किया है। तो देखो, इस युग के जितने भी कवि थे वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। जाहिर सी बात है कि राजा को खुश करने के लिए उनकी वीरता का चित्रण करते थे। साथ में उनकी और रानी के साथ जब बैठते थे तो उनकी सुंदरता का भी वर्णन करते थे। जब कवि रानी की श्रृंगार की यानी सुंदरता का वर्णन करते थे तो रानी और राजा दोनों ही प्रसन्न होते थे। इसलिए इस युग की ये प्रमुख विशेषता है, वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। बिंदु नंबर आता है आपका 4। तो बिंदु नंबर 4 में आपका दिया है टिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। तो इस युग की कवियों ने अपनी रचनाओं में टिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। तो टिंगल पिंगल भाषा क्या है ये हम अब समझ लेते हैं। देखो, डिंगल पिंगल भाषा होती है ब्रज और राजस्थानी मिक्स, उसको कहते हैं डिंगल पिंगल। तो इस युग की कवियों ने अधिकांश उसी भाषा का प्रयोग किया है। फिर आता है आपका अगला 5वां बिंदु। तो 5वें बिंदु में दिया है छंदों का प्रयोग। इस काल की रचनाओं में छप और दोहा छंद का प्रयोग अधिक दिखाई देता है। तो इसको नीचे कर लेते हैं, ये आपका दिख रहा है अब। ठीक है, तो इस काल के कवियों ने अपनी रचना में सबसे ज़्यादा किन दोहों का प्रयोग किया? एक तो छंदों का प्रयोग किया, एक तो छप और दूसरा दोहा छंद का अधिक प्रयोग इनकी रचना में दिखाई देता है। बिंदु नंबर आता है 6। तो 6 आपका इस प्रकार से स्क्रीन पर रहा, इसको हम पढ़ लेते हैं। जन सामान्य की उपेक्षा। इस युग के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के कारण आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की है। देखो, इस युग के जितने भी कवि हुए हैं, जाहिर सी बात है कि जब सारे कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे यानी उनके दरबार में रहते थे तो वो पूरे समय राजा और रानी को खुश करने में लगे रहते थे। कहने का मतलब ये है कि उन्हीं पर वो कविताएं और रचनाएं रचते थे। इस कारण उन्होंने जो आम जनता थी उस राज की उसकी उपेक्षा कर दी। कहने का मतलब ये कि उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। देखो, राजाओं के बारे में तो लिखा, राजा कैसे थे, रानी के बारे में लिख दिया। उस समय राज कैसा चल रहा था, जनता की स्थिति कैसी थी, राजा किस प्रकार से कार्य करते थे,
कुल मिलाकर लोगों को कोई समस्या थी या खुशहाल थे, ऐसा कोई इन्होंने चित्रण नहीं किया। इसीलिए इस युग के कवियों ने जो आम जनता थी उसको हमेशा इग्नोर किया अथवा उसकी उपेक्षा ही की है। ये इस युग की कई विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता है, ये ध्यान रखना। अब आता है फिर उसके बाद 7वां शब्द अलंकारों का प्रयोग। तो शब्द अलंकारों का प्रयोग इस युग की रचनाओं में अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्द अलंकारों का विशेष प्रयोग दिखाई देता है। यानी इस युग के जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने अर्थालंकारों की स्थान पर शब्द अलंकारों को अधिक महत्व दिया है। अब ये हो गए आपकी प्रमुख विशेषताएं। तो परीक्षा में अगर 4 या 5 पूछी है, इन्हीं में से 4-5 लिख देना। ठीक, अब आता है आपका वीरगाथा काल, इसी को हम आदिकाल भी कहते हैं, कि प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो चलो प्रमुख कवियों के नाम और उनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। तो ये आपका देखो दिया है क्रमांक, ये कवि और रचनाएं। तो पहले कवि हैं चंद्रबरदाई, उनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरे हैं नरपतनाल, तो उनकी रचना का नाम है बीसल देव रासो। फिर आता है तीसरा तो नल सिंह विजयपाल रासो, दलपत विजय खुमान रासो, फिर जगनिक परमार रासो या आलाखंड। और फिर छठवां आपका आता है अमीर खुसरो, इन्होंने पहलियाँ और दोहे लिखी हैं। फिर आता है विद्यापति, तो इन्होंने कीर्तलता और कीर्त पताका एवं पदावली लिखी। विद्यापति ने कुल 14 रचनाएं लिखी हैं। तो ये आदिकाल के आपके हो गए प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो इसी के साथ ये आपका प्रश्न का उत्तर क्या होता है, समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। और ये देखो बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है, ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर इन विशेषताओं को पढ़ लेते तो वहाँ भी आपके काम आने वाली है। तो फिर अगर हिंदी साहित्य से संबंधित या हिंदी विषय से संबंधित 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं MP बोर्ड या किसी और बोर्ड के कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। मैं निश्चित तौर पे आपको ये वादा करता हूं कि उसका आंसर मैं आपको बहुत सरल भाषा में जरूर प्रेषित या उपस्थित करूंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।